Hello everyone. In this video we will discuss the chapter chemical reaction and equation. तो पिछली वीडियो में हमने कुछ पार्ट्स उसके डिस्कस कर लिए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। सो फॉर योर काइंड नॉलेज मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ कुछ बातें कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास टेंथ के जो सारे चैप्टर्स हैं आई विल टीच यू इन अ मोर इजी वे। और एक काइंड ऑफ रिवीजन सेशन है ये आपका, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आई होप सो। और इसके साथ साथ हम कंटिन्यूटी में हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में सम बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे कि जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी पिछली वीडियो तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखें, सो दैट इट वुड बी मोर हेल्पफुल और इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में समझा। फिर हमने केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन को, वो सीखा। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो जो आप खुद ट्राई करोगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो और कमेंट में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो। उसके बाद बैलेंसिंग इक्वेशन के बाद हमने डिस्कशन की थी इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं हम अपनी इक्वेशन को। जब एग्जाम में आपने लिख के आना है तो आपने रिएक्शंस को सीधा नहीं लिख के आना, आपने उसके साथ उसकी सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड एस लिख के आना है, लिक्विड है तो एल लिख के आना है, ठीक है, गैस है तो जी लिख के आना है, एक्वस है तो ए क्यू लिख के आना है, प्रेसिपिटेशन बन रहे हैं तो डाउनवर्ड एरो, ठीक है, और गैसेस रिलीज हो रही हैं तो अपवर्ड एरो। इसी तरह से हीट कर रहे हो तो डेल्टा का साइन, टेम्परेचर अगर स्पेसिफाई है तो टेम्परेचर और प्रेशर की जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपने जरूर मेंशन करनी है एरो के ऊपर। तो इससे आपको क्या होगा, ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आपने प्रॉपर वे से लिखा है। तो वेन एवर जब भी हम सीबीएसई की चेकिंग पे भी जाते थे तो हमने ये पॉइंट्स काफी बार डिस्कस किए हैं कि आप जब बच्चे इस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन को लिखते हैं, तो तब उसको मार्क्स देने में भी ज्यादा लीनियंसी आ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग शो की थी। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास आ जाती है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो दो या दो दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। मतलब जब सिंगल चीज तो आपको पता है कंबाइन नहीं कर सकती, जो दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन कर सकती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो हम बोलेंगे वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जैसे एग्जांपल आप देख लो, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कोयला है, कोयले को जब आप बर्न करते हो, कोयला क्या है, कार्बन की फॉर्म है, तो कार्बन लिखेंगे C+O2। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों लिखा है? क्योंकि बर्निंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि बर्निंग जब भी होनी है तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो हेल्पफुल है। अगर एयर प्रेजेंट है, एयर में भी खास करके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि बर्निंग होगी, अदरवाइज बर्निंग नहीं होगी। तो इन्होंने क्या बना दिया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी। ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि दो चीजें मिली और एक सिंगल प्रोडक्ट बना और हमारे पास नई चीज बनी, तो ये केमिकल चेंज भी है। ठीक है। केमिकल चेंज में भी आप इसकी एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। ठीक है। ये आपने सोचना है कि आप किसी तरह से किस एग्जाम्पल को कहाँ पे कोट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेशन अगर मैं करूं वाटर की फ्रॉम H2 और O2। देखो H2 लिया हमने, O2 लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस की, उसको कंबाइन किया और हमारे पास वाटर बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो चीजें कंबाइन हुई और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद स्लेग लाइम की फॉर्मेशन। अब स्लेग लाइम की फॉर्मेशन कैसी होती है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें वाटर डाल दो तो हमारे पास स्लेग लाइम बन जाता है। ठीक है। तो, जो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, उसमें वाटर डाल दो तो स्लेग्ड लाइम बन जाता है। क्विक लाइम है, वाटर डाला स्लेग्ड लाइम बन गया। क्विक लाइम था, क्या था, क्विक लाइम था, वाटर डाला स्लेग्ड लाइम बन गया। फॉर्मूला ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं, OH ट्वाइस लिखना होता है ब्रैकेट के बाहर, वो बच्चे अंदर ही लिख देते हैं, H के पैरों में 2 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना आपने। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे जिसमें डीकम्पोजिशन हो रही है, मतलब एक बड़ा वाला सिंगल प्रोडक्ट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बने हैं। ठीक है।
बड़ा वाला सिंगल प्रोडक्ट था, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को डिकम्पोज कर दिया। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक बड़ा सा पत्थर ले लो, ठीक है, उसको दूर से फेंको जोर से, तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, तो वो डिकम्पोज हो गया, ठीक है, पहले बड़ा था फिर छोटे छोटे बन गए। इसी तरह से एक बड़ा सिंगल प्रोडक्ट होगा, उसको जब आप हीट करोगे तो छोटे छोटे प्रोडक्ट निकल के आएंगे हमारे पास। अब ये जो डिकम्पोजिशन होती है ये तीन तरह की होती है, मैंने डिस्कशन की थी। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलिटिक, फिर फोटोलिटिक, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, थर्मल का मतलब जैसे आपकी थर्मस की बोतल होती है, उसमें गर्म रहता है ना सारा कुछ, तो थर्मस से ही याद रखो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, जहां पे आप हीट दे रहे हो किसी भी कंपाउंड को और वो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में टूट रहा है। जैसे आपने वेल नोन एग्जांपल ले ली फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है, देखो इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन को यहाँ पे बनाया हुआ है कि हमें पता चल गया कि ऐसे लिखा है, इसका मतलब फेरस सल्फेट जो लिया था वो सॉलिड फॉर्म में था। उसके बाद हीट किया इसको, तो हीट के लिए आप इसको हीट लिख भी सकते हो, और अदरवाइज आपने अगर हीट नहीं लिखना तो यू कैन पुट द साइन ऑफ डेल्टा हेयर, जैसे डेल्टा ऐसे बना दोगे, तो डेल्टा का मतलब भी यही होता है कि आपने इस रिएक्शन को हीट किया है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या था, फेरस सल्फेट था। फेरस सल्फेट को जब आपने हीट किया तो हमारे पास फेरस ऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैसेस इसमें से निकली हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेरस सल्फेट था हमारे पास, उसका क्या बन गया, फेरस क्या था, फेरिक ऑक्साइड बन गया, और हमारे पास क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैसेस बनी। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ग्रीन कलर का होता है, ये जब रिएक्शन हो जाती है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर की कोई गाड़ी है, उसको आग लग गई है ना, हीट किया तो उसको आग लग गई, तो वो ब्राउन कलर की होगी जैसे। ठीक है, इस तरह से सोच सकते हो, आपने सोचना है कि आप रिएक्शन को कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि काफी बच्चों की डाउट होती है इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद रखनी है। तो इसको आप एग्जाम्पल्स के तौर पे, अपनी इंफॉर्मेशन के तौर से, जैसे कुछ भी आप ट्रिक लगा लो कि मैंने समझ लिया ये कोई ग्रीन गाड़ी थी, क्योंकि ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन गाड़ी थी, उसको आग लग गई तो वो ब्राउन कलर की होगी, है ना, जैसे उसकी राख सी बन गई, ब्राउन सा हो गया। उसमें से जब आग लगी तो दो गैसेस निकली, गैसेस का नाम सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है दैट इज द लाइमस्टोन की रिएक्शन। अब लाइमस्टोन की रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइमस्टोन को भी हम हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोला जाता है, जब उसको हीट कर दो तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी रिएक्शन इजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और सीबीएसई में तो ये फेवरेट रिएक्शन मानी जाती है। देखो, ये जो रिएक्शन है दैट इज लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपने बाय हार्ट कर लेनी है, क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब देखो क्या होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, और उसके बाद क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है और ऑक्सीजन बन रही है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन ये आता है, या तो ये रिएक्शन आ जाती है और पूछ लेता है कि इसको बैलेंस करो। तो आपने हमेशा यही याद रखना है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी ना वो चार अमाउंट में निकलेगी, फोर टाइम्स निकलेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस निकलेगी फोर टाइम्स निकलेगी, और बाकी दोनों ट्वाइस अमाउंट में होंगे बस। ये याद रख लो, ठीक है, ये याद रख लो कि डबल का फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल का फिर से डबल हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी। ठीक है, तो ये आपने रिएक्शन पर्टिकुलर याद रखनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो इन दिस पर्टिकुलर सीरीज अगर हमारे चैप्टर टाइमली कंप्लीट हो गए तो फिर हम इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे चैप्टर वाइज, सो दैट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक काइंड ऑफ वीडियो मिल जाए। जैसे आपने मान लो कि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ लिया है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे जो मैंने पढ़ाया है, क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल इन फॉर यू कि आप एग्जाम्स में इजीली हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सको। सो मेन बात ये है कि कोई भी वीडियो आपको कह दें कि टॉपर बना दे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं बोलता रहूंगा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद उसकी रिवीजन नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप टॉपर बन जाओ। ठीक है, आपकी सेल्फ स्टडी मस्ट है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। सुनने सुनाने से अगर सब कुछ आ जाता तो क्या ही बात थी, है ना, हमें रिवीजन करनी ही पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी जल्दी आपको हर एक चीज आ जाएगी। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन दो हर एक टॉपिक को, इससे आपको जल्दी आ जाएगा।
तो जैसे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे केमिकल रिएक्शन, हाँ ये वाली रिएक्शन बताई थी, लेड नाइट्रेट था, ये था, लेड ऑक्साइड बना, ये नाइट्रोजन गैस, ये वाली गैसेस निकली, तो ये आपने याद रखना है। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। अब देखो, फोटोन लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं ना, लाइट का पार्टिकल होता है। तो फोटोन से आप याद रख सकते हो, फोटो का मतलब लाइट ही होता है, फोटो का मतलब आपने लाइट से याद रखना है। फोटो है मतलब लाइट इंसिडेंट करानी है, लाइट ऊपर डालनी है। किसके ऊपर? सिल्वर क्लोराइड के ऊपर। जब आपने लाइट इंसिडेंट की मतलब सनलाइट में रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सिल्वर जो है अलग हो गया, क्लोरीन गैस इसमें से उड़ गई। अब क्या हुआ था इस पर्टिकुलर रिएक्शन में? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब हमने इसको चाइना वॉच क्लास में लिया, सिल्वर क्लोराइड को, सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम रिएक्शन करता है, बस यहाँ पे गैस का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन गैस निकलती है, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। तो वॉच क्लास में आपने थोड़ा सा कंपाउंड लेना है, उसको सनलाइट में रख देना, आप देखोगे कि सिल्वर जो है वो आपको अलग दिखेगा, जो आपकी क्लोरीन गैस है वो बाहर उड़ जाएगी, ठीक है, वो निकल जाएगी। इसीलिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, इसको ब्लैक बोटल्स में रखा जाता है। ब्लैक बोटल्स में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सनलाइट से भी रिएक्शन शो कर देता है, इसीलिए इनको उसमें ब्लैक बोटल्स में रखा जाता है इन द लेबोरेटरीज, एज यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आ जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एज वी हैव टोल्ड, कि जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी प्रीवियस दी थी कि आप एक बीकर ले सकते हो, बीकर में पानी डालो, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी डाल दो, और आप सडनली आप क्या देखोगे कि उसमें से बबल निकलेंगे, जो उसके टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें से आपके टर्मिनल में से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे बबल पे हाइड्रोजन गैस है और किस बबल पे ऑक्सीजन गैस है? तो जब आप एक बबल पे ज्यादा बबल्स देखोगे ना एक टर्मिनल पे, तो वहां पे आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी लेना है और वो टेस्ट ट्यूब को बबल्स जहां से निकल रहे हैं ना उसके ऊपर उल्टा कर देना कुछ टाइम के लिए। तो वो बबल से वो गैसेस जो हैं वो टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर होने लगेंगी, और जब वो टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर होने लगी कि तब आपने उसको हल्के हाथ से नीचे से दबा के उसको टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेना। तब आपने बर्निंग मैच स्टिक लेकर आनी है उसके ऊपर, ठीक है। और बर्निंग मैच स्टिक आप जब उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लेकर आओगे, अपना थंब हटाओगे, तो वहां से मैच स्टिक जो है बर्न करनी बंद कर जाएगी और पॉप का साउंड आएगा। तो पॉप का साउंड विल इंडिकेट, पॉप का साउंड हमें बता रहा है कि पॉप का साउंड ही हमें बता रहा है कि वहां पे क्या कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकली है। दिस इज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रैक्टिकली अगर चीजों को सीखोगे, समझोगे, तो दैट वुड बी मोर इजी। अगर आप ज्यादा ट्रिक लगाओगे तो दैट वुड बी दैट वुड बी ऑल्सो फाइन। अगर आप जिस तरह से भी सीख सकते हो आप समझ सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे नाम से ही क्लियर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि किसी ने किसी की पोजीशन चेंज कर लेनी है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जिसके पास पावर ज्यादा है वो कम पावर वाले को साइड पे हटा देगा। अब जैसे फेरस है, फेरस, इसके लिए आपने क्या याद रखनी है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपने अपनी एनसीईआरटी रेफर करनी है और वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे पोटाशियम ऐसे दिया हुआ ना, पोटाशियम सोडियम एंड सो ऑन, सो मेनी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो रिएक्टिविटी सीरी का ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और सिमिलरली फेरस की पोजीशन ऊपर होती है कॉपर से, तो कॉपर को भी ये डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब इसकी पोजीशन को अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पे प्लेस करवा सकता है और कॉपर को साइड पे हटा सकता है। इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे बड़ी आपको अच्छी लगेगी एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल की जनरेशन को यही एग्जाम्पल पसंद आती है और उनको समझ में भी आ जाता है। अब देखो, मान लो एक लड़का था ए, ठीक है, एक लड़का था बी, और बी लड़के की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सी, ठीक है। अब ये जो ए लड़का था इसको इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी लगती थी, तो इसको इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी लगी, तो इसने क्या किया, इसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया और उसको बोला कि चल भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और इसको छोड़ दे, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पावर है, मेरे पास ये है वो है, सब कुछ इसने बताया। तो ये फिसल गई और ये इसने क्या किया, इसने इसके साथ बॉन्ड को तोड़ दिया, और इसकी पावर ज्यादा थी तो इसने इसको हटा दिया, क्योंकि ये ज्यादा रिच था इससे, इसके पास ज्यादा जो थी प्रॉपर्टी थी इससे कंपैरेटिवली, तो इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। और अब इसने क्या प्रोडक्ट बना लिया, इसने बी को साइड पे रहने दिया और ए ने सी के साथ बॉन्ड बना लिया।
सिमिलरली ये हुआ। अब फेरस एक लड़का था, कॉपर एक लड़का था, ये सल्फेट आयन एक अलग लड़की थी। अब क्या किया, जो फेरस था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बना दिया, जिसको आयरन सल्फेट भी बोला जाता है। फेरस को ही आयरन बोलते हैं, तो इसको आयरन सल्फेट भी बोला जाता है, फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। तो इसने फेरस सल्फेट कंपाउंड बना दिया और कॉपर बाहर बैठा देखता रहा। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिनेरियो आप याद रख सकते हो टू लर्न द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आएगी, और ये तो मुझे लगता है कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसी दे दी, ये तो कभी भूलने वाली है ही नहीं रिएक्शन। अब सिमिलरली और दो तीन रिएक्शंस हैं जो आप कोड कर सकते हो। देखो, रिएक्शन चाहे एक ही याद रख लो, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, पेपर में आप एक रिएक्शन लिख सकते हो, मैक्सिमम दो लिख सकते हो। ठीक है, इतना ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बच्चा बहुत सारी एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शनल केस होती हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल एक टॉपिक के लिए याद रख सके। पर आप जितनी भी करो उसको परफेक्शन के साथ करो, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। अभी जो मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दूंगा ये भी पेपर में आई हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब अदला बदली होने वाली है। तो रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एटम्स, मतलब आयन एक्सचेंज हो जाए, मतलब एक का आयन दूसरे के पास चले जाए, दूसरे का आयन पहले के पास आ जाए। जैसे आप यहाँ पे भी वेल नोन एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे अदला बदली हो गई है। अदला बदली कैसे हो गई है, आप एग्जांपल में ये लिख सकते हो कि जैसे हमारे पास एक लड़का था ए, उसकी गर्लफ्रेंड थी बी, और एक लड़का था सी, उसकी गर्लफ्रेंड थी डी। ठीक है, इन दोनों ने जैसे दोनों पार्क में घूम रहे थे, तो ए लड़के को डी सी की गर्लफ्रेंड अच्छी लग गई, और सी वाले लड़के को बी वाले ए वाले की अच्छी लग गई। तो इन्होंने क्या किया, अदला बदली कर ली, अपने आयंस एक्सचेंज कर ले, मतलब अपने पार्टनर से एक्सचेंज कर ले। तो ए ने क्या किया, डी से बॉन्ड बना लिया, और बी ने बना लिया सी से बॉन्ड, और सिमिलरली ये रिएक्शन हुई। देखो, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। तो सोडियम सल्फेट जो था और बेरियम क्लोराइड था, इसमें सोडियम पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की जगह ले लेगा, मतलब ये लड़का इस लड़के की जगह ले लेगा, और ये लड़का इस लड़के की जगह ले लेगा, मतलब अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, अब देखो, सोडियम सल्फेट था, अब ये बन गया बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया और सोडियम चला गया बेरियम की जगह पे, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको आपने इस वे से इस रिएक्शन को याद रख सकते हो। और ऑल्सो ये एग्जाम्पल में एग्जाम्पल आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये पेपर में आई हुई एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया। तो वेरी नेक्स्ट क्या है अब, अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंसेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, और या फिर हम कह लो कि हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, या फिर किसी भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, सिंपल भाषा में, मतलब कोई भी रिएक्शन हो, अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीडेशन है। अगर पहले हाइड्रोजन था बाद में नहीं है, तो वो, तो तब भी वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तीन टाइप से आप एग्जाम डेफिनेशन पढ़ सकते हो। अब देखो, जैसे कॉपर था, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, पहले नहीं था, कॉपर अकेला था, बाद में ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इन द प्रोडक्ट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है तब भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन है, तो दिस इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स वही घूम रही हैं बार बार। ठीक है, रिएक्शन का टाइप और मतलब हम बता रहे हैं, एग्जांपल्स वही घूम रही हैं बार बार, कॉपर ऑक्साइड की वही। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंसेस, एडिशन